हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का रूपांतरण, निर्देशांकों का रूपांतरण और साथ ही हमने वेग के रूपांतरण का अध्ययन किया था। तो पिछले वीडियो में हमने निकाला था घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो इक्वेशन हमने निकाली थी v डैश इक्वल्स टू v माइनस ओमेगा क्रॉस r। तो यहाँ v डैश जो घूर्णी निर्देश तंत्र है r, उसमें वेग है, कण का वेग। v जो है ये क्या है, ये स्थिर निर्देश तंत्र s में कण का वेग है। साथ ही ओमेगा की यदि बात करें तो ओमेगा जो है वो घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग है। r स्थिति सदिश था। तो हमने कहा इस समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं डी डैश आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अब हम बात करें तो इस इक्वेशन को हमने लिख लिया डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर दिया। तो हमने कहा समीकरण 2 दोनों निर्देश तंत्रों एस व आर में स्थिति सदिश के परिवर्तन की दर के संबंध को व्यक्त करता है। तो हमने कहा यहाँ हमने बात की थी डी डैश अपॉन आर। तो अगर हम आर निर्देश तंत्र की बात करें तो इसको डी डैश आर डैश अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आर डैश जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हमने कहा इसलिए समीकरण 2 दोनों निर्देश तंत्रों में एस व आर में स्थिति सदिश के परिवर्तन के संबंध को परिवर्तन की दर के संबंध को व्यक्त करता है। इसलिए इसे संकारक ऑपरेटर समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो संकारक है इसको हम इंग्लिश में ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमने जो समीकरण 2 थी, ये जो हमारी समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 से को हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो ये हो गया डी आर अपॉन डी टी, हो गया डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इसका मतलब यहाँ से आया जिससे डी अपॉन डी टी जो है वो इक्वल हो गया डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। तो जो ऑपरेटर संकारक डी अपॉन डी टी की हमने वैल्यू निकाल ली, डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसको हमने समीकरण 3 से डिनोट कर दिया। हमने कहा निर्देश तंत्र एस में, निर्देश तंत्र एस में कण का त्वरण। तो कण का त्वरण ए इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको हमने लिख लिया डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, मतलब आर का विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमने 2 बार अवकलन ले लिया। तो डी अपॉन डी टी को ऑपरेटर फॉर्म में लिखा। तो ऑपरेटर की वैल्यू हमने लिख ली डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और यहाँ भी हमने डी अपॉन डी टी की वैल्यू रख ली, और ये हो गया आर। तो सबसे पहले आर को, इस आर को के ऊपर हमने ये ऑपरेटर जो है ये ऑपरेट कर दिया, संकारक को संकारित कर दिया। तो इक्वेशन हो गई हमारी डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब इस टर्म के ऊपर ये ऑपरेटर जो है ये हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करके इसको लिख लिया हमने ए इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। चूंकि हमने कहा ओमेगा जो है नियत है, इसलिए डी ओमेगा अपॉन डी टी का मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 0 लेते हुए और ये इक्वेशन हमने लिख ली। तो हमने इसको लिखा, तो हमने लिखा a इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस, इसको वी डैश लिख लिया,
प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 जो है ये घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण का समीकरण है। तो हमने कहा जहाँ ए डैश इक्वल्स टू डी डैश स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो गया डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। जो घूर्णी निर्देश तंत्र आर था उसमें कण का त्वरण है। तो अब समीकरण 2 में एक टर्म हमारे पास है 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। इस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश को हम कोरियोलिस त्वरण या कोरियोलिस एक्सेलरेशन तथा तीसरी टर्म जो थी ये वाली टर्म ओमेगा क्रॉस आर, इसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश कोरियोलिस त्वरण हो गया, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ओमेगा क्रॉस आर अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो अब हमने समीकरण 4 से लिख ली पक्षांतरण करके ए डैश इक्वल्स टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो ए डैश जो है ये समीकरण 5 दोनों निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण के संबंध को व्यक्त करता है, अतः यह त्वरण का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इससे आगे हम बात करते हैं बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने कहा समीकरण 5 में दोनों तरफ, ये जो समीकरण 5 है हमारी, इसमें दोनों तरफ हमने m जो कण का द्रव्यमान है m उससे गुणा कर दिया। तो समीकरण 5 को दोनों तरफ कण के द्रव्यमान m से मल्टीप्लाई करने पर, तो समीकरण 5 को दोनों तरफ से m से गुणा किया तो ये हो गया m a डैश इक्वल्स टू m a माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। तो ये जो है f डैश हो गया निर्देश तंत्र आर में, जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसमें कण द्वारा प्रेक्षित बल। f जो है निर्देश तंत्र s में कण पर आरोपित बल 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। ये दोनों जो है ये कण पर लगने वाले आभासी बल है। तो हमने कहा यहाँ f डैश व f निर्देश तंत्र r व s में प्रेक्षित बल है। तो f निर्देश तंत्र s में कण पर आरोपित बल, f डैश निर्देश तंत्र r में कण पर प्रेक्षित बल। यहाँ माइनस m ओमेगा क्रॉस आर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। यह बल निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। यह आभासी या छद्म बल सूडो और फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। इसी के साथ माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश कोरियोलिस बल है। यह बल भी आभासी बल होता है जो घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। तो जो हमारा अभिकेंद्रीय बल था ये निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है, और साथ ही माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश कोरियोलिस बल है जो कण की गति के कारण घूर्णी निर्देश तंत्र में कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों ही बल जो हैं ये आभासी बल छद्म बल होते हैं। यदि ओमेगा व वी डैश के मध्य कोण थीटा हो तो कोरियोलिस बल Fc इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन कैप होगा। यहाँ यदि एन कैप की बात करें, एन कैप कोरियोलिस बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह ओमेगा तथा वी डैश के तल के लंबवत एकांक सदिश को व्यक्त करता है। जब ओमेगा तथा वी डैश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात पिंड घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में गति करता है तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हमने ऊपर इक्वेशन में रख लिया यहाँ पर। तो साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो इस स्थिति में कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है, और कितना होता है FC C फॉर कोरियोलिस FC मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस
2m ओमेगा v डैश n कैप। और जब ओमेगा व v डैश परस्पर समांतर होते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 0 होता है। इस स्थिति में कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम अर्थात शून्य होता है। तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया है FC मिनिमम इक्वल्स टू 0। आगे हम बात करते हैं आभासी बल या छदम बल की। माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में एक कण P स्थित है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है। अतः कण P पर निर्देश तंत्र S में त्वरण शून्य होगा। तो चूंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो हमने कहा फोर्स F इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू 0। तो इस स्थिति में a का मान कितना होगा, 0 होगा। तो हमने कहा निर्देश तंत्र S में कण पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। इस स्थिति में निर्देश तंत्र S में कण का त्वरण शून्य होगा। यदि एक अन्य निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र S के सापेक्ष a0 त्वरण से गति करता है तो तंत्र S में कण P पर माइनस a0 त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात निर्देश तंत्र S की त्वरित गति के कारण कण P पर माइनस ma0 बल लगता हुआ प्रतीत होता है। यह बल आभासी या छदम बल कहलाता है। तो हमने कहा कण में त्वरण S में त्वरण a का मान 0 है। S निर्देश तंत्र जो है ये S के सापेक्ष a0 त्वरण से गति कर रहा है। तो इस स्थिति में S के सापेक्ष कण P पर माइनस a0 त्वरण जो है वो लगता हुआ प्रतीत होता है। तो अर्थात निर्देश तंत्र S की त्वरित गति के कारण कण P पर माइनस ma0 बल लगता है हुआ प्रतीत होता है। यह बल आभासी या छदम बल होता है। अतः वह बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें आभासी बल या छदम बल कहते हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय कहलाते हैं। तो हमने कहा था जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को हमने डिफाइन किया था तो ऐसे निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित गति करते हैं ऐसे निर्देश तंत्र को हमने जड़त्वीय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम दिया था। यदि कण पर जड़त्वीय स्थिर निर्देश तंत्र में वास्तविक बल Fr लगने के कारण Ar त्वरण परीक्षित होता है तो न्यूटन के नियम से Fr इक्वल्स टू ma r। तो ये जो Fr है ये कण पर वास्तव में लगने वाला बल है, जो बल आरोपित किया गया है निर्देश तंत्र S में, तो वो है Fr इक्वल्स टू ma r। त्वरित निर्देश तंत्र S में कण पर लगा परिणामी बल F इक्वल्स टू Fr प्लस Fa। ये है कण पर आरोपित बल और Fa जो है ये आभासी बल है। तो हमने कहा कण पर लगने वाला कुल बल Ma इक्वल्स टू mar माइनस ma0। तो हमने कहा A जो त्वरण है कण का वो हो गया ar माइनस a0। यहाँ Fa माइनस ma0 आभासी बल है। इसकी दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत होती है। उदाहरण के लिए त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट या रॉकेट में आभासी बल अनुभव किया जा सकता है। यदि लिफ्ट या रॉकेट a0 त्वरण से पृथ्वी जिसे हमने स्थिर निर्देश तंत्र माना है के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है तो लिफ्ट या रॉकेट में बैठे आदमी को अपने भार में वृद्धि प्रतीत होती है। तो हमने कहा ये हमारी लिफ्ट हो गई। ये लिफ्ट जो है ये a0 त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया। ये इसमें कोई आदमी स्थित है, इस आदमी का वेट जो है mg वो नीचे की ओर होगा। तो इस स्थिति में आदमी का प्रभावी भार F इक्वल्स टू Fr प्लस Fa। ये आभासी बल और ये व्यक्ति का जो भार है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F इक्वल्स टू mg प्लस ma0। तो इस स्थिति में इस प्रकार यदि लिफ्ट या रॉकेट a0 त्वरण से तो इस स्थिति में F इक्वल्स टू mg प्लस ma0 आता है। तो हमने कहा लिफ्ट की गति ऊपर की ओर है, ठीक है,
तो स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये नीचे की ओर गति करती, मतलब सॉरी, इसका जो त्वरण होगा वो नीचे की ओर होगा। तो हमने कहा F इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए जीरो। तो इस स्थिति में आदमी का जो भार है, प्रभावी भार, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि लिफ्ट या रॉकेट A0 त्वरण से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है तो लिफ्ट या रॉकेट में बैठे आदमी के भार में कमी प्रतीत होती है। तो हमने यहाँ इसे चित्र में दिखाया है। हमने कहा लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है A0 त्वरण से, तो S में ये कैसी होगी, ऊपर की ओर प्रतीत होगा। तो FA जो है इसकी गति दिशा ऊपर की ओर है, वेट जो है वो पुनः नीचे की ओर है। तो आदमी का प्रभावी भार F इक्वल्स टू एफ आर प्लस एफ ए। तो ये हो गया F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए जीरो। तो इस स्थिति में आदमी का जो प्रभावी भार है वो कम प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट या रॉकेट पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो A0 इक्वल्स टू जी के बराबर होगा। तो इस स्थिति में त्वरण A0 इक्वल्स टू जी होगा। इस स्थिति में वस्तु या आदमी का भार mg छदम बल ma0 के बराबर परंतु विपरीत होता है। तो ये इक्वेशन है। तो इस स्थिति में A0 इक्वल्स टू जी हो गया, तो F इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 होगा, जिससे परिणामी बल का मान या भार 0 हो जाता है। यह अवस्था भारहीनता की अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, भारहीनता, वेटलेस कंडीशन कहलाती है।